हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब देखिए क्या होता है। यह हमने पहले ही पढ़ा है। हम जस्ट एक बार रिवाइज देखेंगे हमने पहले क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। पावर डिवीजन होता है, सेंटर की पावर स्टेट्स के पास होती है। ये हमने देखा इस चैप्टर में। दो ही लेवल हमने इसमें मेनली होते हैं, हमने बात करी सेंटर और स्टेट। और हमने इसमें देखा फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के, और ये हमने बात करी थी फीचर्स के बारे में। और इसमें हमने देखा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर कौन सी होती है? लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर यूएसए में क्या है कि 14 स्टेट्स से वो सारे एक बन कहते हैं कि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और वो हम सिंगल यूनिट बन के अपना अपना जो कंट्री है वो सिंगल यूनिट होगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपने शासन को चलाएंगे। तो इसमें स्टेट की बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता और स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है आज का जो सिस्टम है। दूसरा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हमारा एग्जाम्पल लिया था। तो इसमें सेंटर स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर सकती है। तो इसमें पहले सेंटर एग्जिस्टेंस में आता है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पहले स्टेट एग्जिस्टेंस में होता है। ये बात समझिए आप, ये फर्क है। इसके बाद हमने देखा था लिस्ट, ये आपको ये तेज चीज है। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट में बनाएगी दोनों। और एक हमने रेसिड्यूरी पावर देखा था इसी चैप्टर में। और द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हेडिंग आएगा किसके अंदर? हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये पूरा फेडरलिज्म डेमोक्रेसी वर्क कर लेगी, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसको उसके रूल जो उसमें लिखे हुए हैं उनको प्ले में लाना, ठीक है। कैसे होगा ये? जैसे हमारे जो लीडर्स होते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, तो सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। मतलब रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to the nature of democratic politics in our country. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई इलेक्शन होता है तो हारने वाले को भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि भाई हार गया तो झगड़ने लग जाए। ये सारी प्रैक्टिस जो होती हैं स्टेट्स के अंदर भी होती है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो अब जो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई थी, जैसे हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे जो हमारे यहाँ पे। एक एसआरसी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वो 1956 में बना था। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना था। लेकिन इससे पहले प्रॉब्लम्स क्या आई थी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जैसे हिंदी, अगर हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है तो हिंदी के अंदर ही हमने हमारे यहाँ पे 114 लैंग्वेजेस हैं। ये कौन कौन से हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली, मतलब ऐसी हिंदी के अंदर 14 लैंग्वेज हैं जिसको। और ऐसे ही आ, आ, जैसे हमारे शेड्यूल 8 शेड्यूल में हमने लैंग्वेजेस को रखा हुआ है, तो हमने उस शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को रखा हुआ है, वो मेजर लैंग्वेज है इंडिया की। और उसमें जैसे एक हिंदी लैंग्वेज है, और वैसे ही 21 लैंग्वेज और हैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो ये हमारी 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, तो जो हमारा कोई भी सेंट्रल एग्जाम होता है इस 22 लैंग्वेज में हम कोई भी चूज करके वो एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें एक बात और बतानी है इससे, तो क्या प्रॉब्लम हुई कि हमने अपने स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें जैसे इंडिया 1947 में कैसा दिखता था, वो था, देखो इंडिया 1947 में कुछ ऐसे दिखता था, इस तरह का मैप था इंडिया का।
मतलब जो आज स्टेट्स बिल्कुल वेनिश हो चुके हैं, उनका नाम भी नहीं है। हैदराबाद, मैसूर और मद्रास। मद्रास 3 स्टेट से मिलके बना था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। और असम हमारा एक स्टेट था, जिसमें आज बहुत सारे 7-8 स्टेट बन चुके हैं असम से, जिनके आज नाम भी नहीं है। तो हमारा स्टेट कुछ ऐसा दिखता था। तो हम जैसे 1947 में आज़ाद हुए, तो हमें लगा कि अगर हम इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे। तो हमने इसलिए 94 ये डिमांड तो आज़ादी के बाद ही उठ गई थी कि हम अपने स्टेट मतलब इस स्टेट का डिवीजन किया जाए। जो कि इतने बड़े बड़े स्टेट को कैसे मैनेज कर सकता है, एक बहुत दिक्कत होगी ना कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगा। तो हमने लेकिन ऐसा इसको रीऑर्गेनाइज नहीं करा। वो इसलिए भी था कि फिर से कोई इसमें से एक नया देश ना बन जाए पाकिस्तान की तरह। तो ऐसे कई सारे फियर्स थे। लेकिन कुछ ऐसा मूवमेंट्स होते हैं तो इंडिया को वो जो डेमोक्रेटिक डिमांड थी, हम डेमोक्रेसी कहलाते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं माना कि जो लोगों की डिमांड थी हमने नहीं मानी। लेकिन 1956 में हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा। हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। उसमें 2 बेसिस थे रीऑर्गेनाइज करने के। मतलब फर्स्ट तो था लैंग्वेज पॉलिसी, जो हमने यहाँ देख रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब एक लैंग्वेज जो होती है, जो डायलेक्ट्स है, उसके बेस पे एक स्टेट बना दिया गया, मतलब रीऑर्गेनाइज हुआ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे। तो और रीऑर्गेनाइज करने के बाद आज हमारा स्टेट, हमारा कंट्री कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें 28 स्टेट्स हैं टोटल मिला के, और 9 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज हैं। हमने रीऑर्गेनाइज करा, इससे हमारा कंट्री का यूनिटी और ज़्यादा बढ़ा, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी उस मैं तो उस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करा। जो लोगों की डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा नेशन चल रहा है। और जो रीऑर्गेनाइज हुआ, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो सेकंड जैसे वो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। वो स्टेट कौन कौन से थे उनके नाम मैं बताता हूँ। ये जो उत्तराखंड है, ठीक है, ये ज्योग्राफी के आधार पे इसको अलग स्टेट यूपी से हटा करके बना दिया गया। ऐसे असम से बहुत कई स्टेट निकले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स असम से अलग करके बना दिए गए थे। और एक हमारा बिहार से अलग करके छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना था, झारखंड बना था। तो ज्योग्राफी के आधार पे उसको एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया था, मतलब बिहार से झारखंड बना था। तो इसकी स्लाइड में आपको अभी शो करता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे, हाँ ये रहा स्लाइड। देखिए, जो बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो ये स्टेट्स, हमने कुछ स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के आधार पे उनका डिवीजन किया था, लाइक गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार। और कुछ स्टेट ऐसे थे जिसका कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी के आधार पर उनका डिवीजन किया था। फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो और एक इसमें इंग्लिश का इशू था। हम जो 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी, क्योंकि जैसे तमिलियन है, हमको तो हिंदी नहीं आती है। और तो ऐसा ही हुआ, तमिल जैसे 1965 के बाद हमने इंग्लिश का यूज करने की स्टॉप करने की सोची। लेकिन तमिलनाडु को प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने मूवमेंट वहाँ शुरू कर दिया। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करा कि भाई तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया, उसके अकॉर्डिंग हिंदी तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, साथ में इंग्लिश को भी हमने कंटिन्यूअसली, इंग्लिश को भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज रखा। तो ये तमिलनाडु में एक मूवमेंट हुआ था, उसके उसके कारण हमने इंग्लिश को अब आज तक ऑफिशियल यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, कुछ सदर्न स्टेट्स हैं वो हिंदी नहीं जानते हैं, नदर्न स्टेट्स को हिंदी आती है। तो हम एक सिंगल यूनिट है, तो दोनों की लैंग्वेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसको यूज करना ही पड़ता है। तो दे वर राइट एंड देयर डिमांड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस।